होगा। 11, 12, 13 और 14 यही 4 दिए थे ना, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं था कि जो नहीं बनने वाला था। ट्राई किए हो कि नहीं इतना तो बताओ, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग कैसरा एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ पे देखे थे, और उसमें हम लोग देखे थे कि बस एक ही चीज याद रखना है। क्या याद रखना है हमको? न्यूटन सेकंड लॉ सबसे पहले तो बताता क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स, और अमाउंट ऑफ फोर्स होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहां से हम लोग चेंज करके क्या लेके आए थे भाई, कि जो फोर्स होता है ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। तो मास टाइम एक्सेलरेशन का मतलब क्या, ये मास किसका, याद देखो दो चीज है, एक तो है ये बॉल, और इस बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई करने वाला होता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहां जो हम मास लिख रहे हैं, ये मास किसका है, ये मास इस बॉल का है कि ये जो अप्लाई कर रहा है फोर्स उसका है? मास इसका भी तो होगा ना कुछ, लेट्स से m1 और इसका। तो ये जो मास है ये किसका, बॉल का मास है कि इसका मास है जो अप्लाई कर रहा है फोर्स? मास किसका लेते हैं हम लोग, किसका, ये बॉल का मास, जिसपे फोर्स अप्लाइड होगा उसका मास है, जिसपे फोर्स अप्लाइड होगा उसका मास। तो मास कितना है यहाँ पे, m2 है ना, मास ऑफ दी, आइए मास ऑफ दी बॉल है ये। समझ में आई बात कि नहीं? और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन भी किसका होगा, जिसपे फोर्स लग रहा है उसी पे ना होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो फोर्स किस पे लग रहा है, बॉल पे, तो एक्सेलरेशन भी जो होगा वो किसका होगा, बॉल का होगा। लेकिन फोर्स किसका, बाहर से जो अप्लाई कर रहा है फोर्स इसका है। समझ में आई बात कि नहीं? फोर्स अप्लाइड बॉल पे हो रहा है तो मास बॉल का लेना है, और फोर्स भी किसका लेना है, सॉरी एक्सेलरेशन भी किसका लेना है, बॉल का लेना। समझ में आई बात कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे कैसा एप्लीकेशन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, और उसमें से हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चन बनाना है ना। तो एक बुक है यहाँ पे, ये वाली बुक सब देखे सबके पास है ना। क्लास 9 के लिए एक अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। एससी वर्मा को तो जानते नहीं होंगे आप लोग, जानते हैं एससी वर्मा सर को, नाम सुने है ना। एक्चुअल में किताब का नाम उन्होंने 2 किताब से ज्यादा फेमस है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2 वॉल्यूम में लिखे हैं, क्लास 11th और 12th में पढ़िएगा आप लोग। तो उनके नाम से, राइटर के नाम से ही किताब फेमस है ना। क्लास दुकान में जाके हम लोग किताब का नाम नहीं बोलते कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दीजिए, हम लोग बोलते हैं कि एससी वर्मा दे दीजिए। तो अभी आगे पढ़िएगा तो ज्यादा समझ आएगा। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, और कुछ एनसीईआरटी से कर लेते हैं। क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन को बनाना है हमको कि नहीं, ये बताओ। ट्राई किए हो या नहीं? अगर ट्राई किए हो, नहीं बना तो हम बनाएंगे, और ट्राई ही नहीं किए हो तो ट्राई करना। क्या बोल रहे हो, जल्दी बताओ। कोई भी एक बना दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, आगे बताए तो सबसे बनना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे बना, आप लोग बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई किए हो या ट्राई किए ही नहीं हो, ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। आपने ट्राई किया, 4 क्वेश्चन बनाने दिए थे, उधर नहीं देखना, इधर देख के बताओ। अब चैप्टर कौन सा ये भी नहीं पता तुमको, मतलब सिर्फ जाके सो जाते हैं यहां से। क्या हो रहा है, क्लास बन गया है, 11 बन गया, 12 बन गया, आप ट्राई किए हैं? जल्दी बैठो। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए सबको ये, और ये चारों क्वेश्चन ट्राई कर लेना क्योंकि इजी है। अगर कुछ बच्चे से बन रहा है तो सबसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। अ ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो of mass m1 with a net force f resulting in a acceleration of a1. The same tractor pulls a trolley of mass m2 with a force f producing an acceleration a2. If the tractor now pulls the trolley with the harrow placed on it the same force f, then obtain an expression for the resulting acceleration in terms of a1 and a2. Ignore friction. मतलब फ्रिक्शन को हमको क्या कर देना, यहाँ पे इग्नोर कर देना। ये कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं, लेट्स सपोज एक ट्रैक्टर है हमारे पास। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ फोर्स से अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि इसका मास m1 है, इसको अगर हम लोग आगे पुल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस होगा a1। लेकिन कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट को जब प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a2। कह रहा है कि दोनों को अगर साथ में खींचा जाए सेम फोर्स से तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, a1 और a2 के टर्म में बताना। यही कह रहा है ना, तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो। हैरो किसको बोलता है? देखिए प्लाइंग जो मशीन होता है पीछे ऐसे लगा हुआ रहता है पूरा, देखिए कि नहीं, तो वो चीज लिख भी दिया है ब्रैकेट में। तो लेट सपोज कि यहाँ पे कोई ट्रैक्टर है हमारे पास और इस तरह से यहाँ पे लगा रहता है एक, ये खींच रहा है इसको ऐसे इस डायरेक्शन में, ऑफ मास m1 विथ अ नेट फोर्स f रिजल्टिंग इन द एक्सलेरेशन ऑफ a1। तो इस हैरो का मास जो है कितना है भाई? m1 है, और इसको f फोर्स से इधर की ओर खींचा जा रहा है ना, और इसमें एक्सलेरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? a1। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसमें एक इक्वेशन होगा ना, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये चीज नहीं लिखा जा सकता है? F इज इक्वल टू इसी का मास जिसको खींचा जा रहा है और उसी का, क्या ये बात सबको समझ आई? और इसी पे फोर्स, इस पे फोर्स ये लगा रहा है, ट्रैक्टर लगा रहा है, तो अलग बात। फोर्स कौन लगा रहा है वो नहीं देखेंगे, कितना लग रहा है उस पे, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और m1 और a1 एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो सेकंड लॉ से ये होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि द सेम ट्रैक्टर पुल्स द ट्रॉली ऑफ मास m2 विद अ फोर्स F प्रोड्यूसिंग एन एक्सलेरेशन a2। वही ट्रैक्टर सेम फोर्स से एक ट्रॉली को खींच रहा है। किसको खींच रहा है भाई? एक ट्रॉली को खींच रहा है, और ट्रॉली का मास अभी m2 है और एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a2। तो न्यूटन सेकंड लॉ से यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? F इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इफ द ट्रैक्टर नाउ पुल्स द ट्रॉली विद द हैरो प्लेस्ड ऑन इट। ट्रॉली के ऊपर, अब काम खत्म हो गया तो ट्रॉली के ऊपर इसको निकाल के यहां पे रख दिया गया। जैसे ट्रॉली के ऊपर हमने क्या रख दिया इसको, और साथ में इसको लेके जा रहे घर, फोर्स बदल रहा है कि वही है? इफ द ट्रैक्टर नाउ पुल्स द ट्रॉली विद हैरो प्लेस्ड ऑन इट विद द सेम फोर्स, तो सेम फोर्स F फोर्स ही लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट पे देखना है कि हमको क्या लग रहा है, F फोर्स ही लग रहा है। तो क्या ध्यान से नहीं देख सकते? इसका मास अभी m1 है और इसका मास, तो मास चेंज हो गया है, फोर्स तो वही लग रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ से एक इक्वेशन यहां से भी लिखा जाएगा, क्या? नेट मास कितना हो गया? m1 प्लस, और इसमें कुछ एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा, लेट्स से कि एक्सलेरेशन कितना है? a। क्या बात समझ आ रही है सबको? तो यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन, और यहाँ पर एक, तीनों इक्वेशन को मिला के हमको क्या निकालना है? एक्सलेरेशन का वैल्यू निकालना है, एक्सलेरेशन का वैल्यू निकालना है। इतनी बातें सबको समझ आएगी कि नहीं? न्यूटन का सेकंड लॉ का जस्ट मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इस पे अगर एक्सलेरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है और मास इसका कितना है? m है, तो इस पे नेट फोर्स देखना, कितना फोर्स देखना है? नेट फोर्स। ये F नेट का वैल्यू हमेशा रहता है, कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सलेरेशन। इसको भी बाद में सॉल्व करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मास m एक्सलेरेशन a, इस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है 5 न्यूटन F1, और इधर से लग रहा है F2 3 न्यूटन। तो जो हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं ना, F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ जो फोर्स आएगा ना, ये नेट फोर्स आएगा। कैसा फोर्स आएगा? नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट में लग कितना रहा है? इधर से 5 और इधर से 2, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इसमें? 2 न्यूटन लगेगा। ये 2 न्यूटन बराबर होगा मास इंटू एक्सलेरेशन के बराबर। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहले ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स देखना। तो यहाँ पे हमने देखा कि नेट फोर्स एक ही था F, और उसके लिए नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma1, यहाँ पे ma2, और यहाँ पर क्योंकि मास m1 प्लस m2 हो गया, फोर्स उतना ही लग रहा है, तो एक्सलेरेशन हमने मान लिया कि कितना प्रोड्यूस होगा, लेट्स से कि a प्रोड्यूस होगा। अब इसी a का वैल्यू निकालना है a1 और a2 के फॉर्म में। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? बस इतना ही, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं, मिटा दे इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, कि फिगर बनाओगे। हो गई? लिखिए सब कोई। तो ये m2 है, यहां से ये m1 था ना। अब इन तीनों का सम करके हमको किसी तरह से a का वैल्यू निकालना है a1 और a2 के फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम a1 निकाल ले, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम क्या निकाल ले, यहाँ पे m1 निकाल ले, m1 निकाल लेंगे तो f बाय a1 f बाय a2, और f से f कैंसिल हो जाएगा और a1 प्लस a2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहां से अगर हम क्या निकाल लें m1, तो कितना आ जाएगा भाई? f बाय a1, और इक्वेशन सेकंड से अगर हम निकाल ले क्या m2, तो ये क्या हो जाएगा? f बाय, आएगा कि नहीं आएगा? और m1 और m2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो f इज इक्वल टू m1 की जगह कितना है? f बाय a1 प्लस f बाय
यही ना है, समझ आया एक बात की नहीं। यहाँ ऊपर से F कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/A1 प्लस 1/A2 इज इक्वल टू A, और F से F क्या हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, इधर तो 1 बचा, और इधर अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा A1 A2, होगा कि नहीं, A1 A2 का एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा A1 प्लस A का वैल्यू निकालना है हमको। यहाँ से A का वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, और ये A1 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 ये हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से बना सकते थे मान के कि लेट द एक्सप्रेशन ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विल बी A, और A का वैल्यू यहाँ से ऐसे निकलेगा। उतारो उतारो, हो गया सबका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है क्या। When the pole of a bar magnet is brought close to a magnetic compass, magnetic compass सब देखे हैं, डायरेक्शन वगैरह पता करते हैं हम लोग, छोटा सा होता है। बार मैग्नेट देखे हैं, कोई भी मैग्नेट देखे हैं ऑफ मोशन, ये तो थर्ड लॉ का क्वेश्चन है वैसे। बोथ द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। उस टाइम पे हम इसको समझाएंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, ये कहने का मतलब ये है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल से हम समझा रहे हैं वहां समझाएंगे। जैसे ये पेन है ना, जैसे यहां से अगर हम इसको रिलीज करें, क्या हो रहा है भाई, यहां से अगर रिलीज करें तो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण से नीचे जाएगा, जा रहा है कि नहीं। तो अर्थ इस पे एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ जब पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। और दोनों ही फोर्स जो होता है ना वो इक्वल होता है अपोजिट इन डायरेक्शन। जब दोनों ही फोर्स इक्वल है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नेट के लिए, हम कह रहे हैं अर्थ और इसके लिए, जब दोनों ही फोर्स इक्वल है तो ये नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन अर्थ ऊपर की ओर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है तो सेम आना चाहिए कि नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई सोच के बता सकते हो। वही निडल के केस में कि अगर ये मैग्नेट लेके आ रहे हैं हम, तो निडल तो मूव कर रहा है ना, लेकिन ये मैग्नेट मूव नहीं करता है, जबकि दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है। तो क्या कारण हो सकता है, हाँ मास के कारण से। जब मास के कारण से, क्योंकि फोर्स जितना भी इक्वल हो, नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स बाय मास होगा। तो अगर एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होगा तो इन केस ऑफ कोई भी चीज, कुछ भी हम ले ले, जितना भी मास हो, यहाँ पे जैसे कि ये मार्कर ही ले लेते हैं, तो मार्कर का जो होगा एक्सेलरेशन कितना होगा, मार्कर का मास से डिवाइड होगा ना। और अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा, अर्थ के मास से डिवाइड होगा। तो अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है इस मार्कर के कंपैरिजन में, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट होने की वजह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिस कारण से अर्थ हमको दिखता नहीं है हिलते हुए, लेकिन ये चीज हमको दिख रहा है पूरा नीचे जाते हुए। समझ में आई बात कि नहीं। तो यही कारण है, तो जिसके कारण से एक्सेलरेशन जो है बहुत ही ज्यादा कम प्रोड्यूस होता है अर्थ में, तो वहां पे मैग्नेट के फॉर्म में भी होगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ में ये चीज हम लोग सीखेंगे। किसी को कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन हम इसका बोल रहे थे कंसेप्चुअल है, पहला क्वेश्चन पढ़िए एनसीईआरटी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, a table is moved across the floor at a constant velocity. How much is the frictional force exerted by the floor on the table? कुछ भी डेटा वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि एक फ्लोर है और उस फ्लोर में एक टेबल को हम लोग लेके जा रहे हैं। जैसे कि लेट सपोज कि एक फ्लोर है हमारे पास और इसमें दूसरा कोई भी चीज हम लोग लेके जा रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें F लग रहा है। क्या लग रहा है भाई, तो F फोर्स से इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं। ये मुस्कान जो है इसको खींच रही है, ठीक। तो कह रहा है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है और कह रहा है कि हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। तो यहाँ ये जैसे ही चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और जब फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये इधर मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो कितना लगेगा, ये फ्रिक्शन का वैल्यू ही हमको निकालना, कितना लगेगा कोई बता सकते हो। ये इधर मूव कर रहा है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से, कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में बस, तो कितना फ्रिक्शन लगेगा ये पूछ रहा है आपसे। अगर कोई टेबल को इसको हम F फोर्स से इस तरफ को मूव कराए और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो फ्लोर जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा कितना लगा रहा होगा वो पूछ रहा है, कितना लगेगा। कोई भी पूरा कहानी पढ़ लिया
और इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। चलो ध्यान से सुनो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमको बताना है, वो कॉन्सेप्ट ये है, मोशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मोशन का मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग आ रहा है क्या, कोई भी चेंजिंग, चेंज जब नहीं आ रहा, फोर्स लगने पर, फोर्स लग रहा है लेकिन चेंज नहीं आ रहा, मतलब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है, और वो बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन, क्योंकि एक फोर्स तो फ्रिक्शन ही है ना। तो फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी कितना होना पड़ेगा, इस फोर्स के इक्वल होना पड़ेगा जो अप्लाइड फोर्स है। समझ आया कि नहीं? तभी तो नेट फोर्स क्या होगा, अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो नेट फोर्स को क्या होना पड़ेगा, और नेट फोर्स को जीरो होने के लिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स F लग रहा है, तो दूसरा डायरेक्शन में भी फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, F ही लगाना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ आई? नहीं? तो पहला क्वेश्चन ये था। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं, वो लिख लो, मिटा दे। तो जब भी मोशन यूनिफॉर्म होगा तो इसका मतलब क्या है, ये चीज लिख लो थ्योरी के फॉर्म में। तो सबसे पहले ये बताओ, F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ma होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर m हो, उस पे F फोर्स लगेगा तो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन होगा कितना, a होगा। तो यहां से इस a को अगर पकड़ लिया जाए तो ये a कब जीरो हो सकता है, ये a कब जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में एक केस आता है क्या, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब v का वैल्यू 1 हो, 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है पूरे टाइम तक। कांस्टेंट का मतलब v का वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड हो पूरे टाइम तक। कांस्टेंट का मतलब v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड हो पूरे टाइम तक। कांस्टेंट का मतलब v का वैल्यू 0 हो पूरे टाइम तक। समझ में आई बात कि नहीं? 0 है, यहीं पे रुका हुआ, कहीं नहीं जा रहा। तो इस वेलोसिटी को भी क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन वैल्यू कितना है, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन वैल्यू कितना है, 2। कांस्टेंट है 100, कांस्टेंट है 1। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? तो मतलब ये है कि जब वेलोसिटी 0 होगा, देन दिस इज द केस ऑफ रेस्ट। यही तो रेस्ट का केस है। और रेस्ट का केस को इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि ये जो है स्पेशल केस है यूनिफॉर्म मोशन का, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक स्पेशल केस है रेस्ट, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां से दो चीज हम कह सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन 0 हो तो v कांस्टेंट होगा, और v कांस्टेंट का मतलब यह है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। या तो रेस्ट में रहेगा मतलब v का वैल्यू, या फिर v का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट रहेगा। और यही बात को गैलीलियो ने कहा था कि a0 मतलब क्या होगा भाई, f का वैल्यू 0। a0 मतलब f का वैल्यू 0, मतलब कोई भी फोर्स नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं चाहिए तो मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट, क्या यहां से ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये चीज याद रखना है कि f0 का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0, और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट में ये सारा कांस्टेंट में एक स्पेशल कांस्टेंट आएगा जब वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और जब वो 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट इज द स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये चीज हो गया यहां पर। तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए भी हमको कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये बात भी न्यूटन के लॉ से हमको क्या मिलता है, प्रूफ मिलता है ना। तो गैलीलियो ने तो एक्सपेरिमेंट करके दिया था, और न्यूटन के लॉ से ये प्रूफ भी हो रहा है। क्या बात समझ आ रही है? इसको लिखना है, अच्छे से लिख देते हैं, इसको लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो न्यूटन का सेकंड लॉ से हम कह सकते हैं कि मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। F 0 होगा क्योंकि मास तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब यह है कि या तो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। हाँ उतारना है, ये उतार लिए, लिखो। A box of mass 40 kg, a box of mass 40 kg, a box of mass 40 kg is kept on a floor, is kept on a floor
A box of mass 40 kg is kept on a floor. गर्मी क्यों लग रहा है भाई इतना हमको? क्योंकि हम बोल रहे हैं। Kept on a floor, एक बॉक्स है जिसका मास 40 kg एक फ्लोर में रखा गया है, बस इतनी सी बात कह रहा है अभी तक। Kept on a floor, फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ तो दो नाम दिया हुआ, एक है संजय और एक है हारिस और हैरिस। हाँ, तो हम चाहते हैं कि नाम चेंज करके आप लोगों का नाम लिख दे किसी का, मुस्कान का और आयुषी का। चलिए, आयुषी इज ट्राइंग टू पुश इट, आयुषी इज ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम द लेफ्ट, आयुषी इज ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम द लेफ्ट and Muskan is trying to push it from the right, and Muskan is trying to push it from the right. फुल स्टॉप। यहां तक लिख लिया सब कोई? आयुषी लेफ्ट से पुश करना चाहती है और मुस्कान राइट से। The forces exerted by them, the forces exerted by them, the forces exerted by them are 25 Newton and 35 Newton respectively. The forces exerted by them are 25 Newton and 35 Newton respectively. Full stop. यहां तक सब कोई लिख पाए कि नहीं? पीछे नहीं लिख पाए? कहां तक लिखे? Them are 25 Newton, 25 न्यूटन और 35 न्यूटन, मतलब कि 35 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। यहां तक लिख लिए, फुल स्टॉप। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। बहुत सा बच्चा इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, अभी क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ तो सॉल्व करना शुरू कर दिए। However, the box remains stationary on the floor. However, the box remains stationary on the floor. However, the box remains stationary. However, the box remains stationary on the floor. Stationary on the. Find the force of friction acting on the box. Find the force of friction acting on the box. Find the force of friction acting on the box. है ना? तो जिनके पास भी टाइम है और जिनको इंटरेस्ट आता है फिजिक्स पढ़ने में, ये वाली बुक लेके जरूर सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छी किताब है प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी उतना अच्छा नहीं है लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। एससी वर्मा क्लास 9th लिख लीजिए, एससी वर्मा क्लास 9th फिजिक्स। ज्यादा प्राइस नहीं, 130 रुपए है, यानी कि आपको मार्केट में मिल जाएगा सस्ते में ही। प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ जो कि घर में आप कर सकते खुद से प्रैक्टिस। एक्सरसाइज भी दिया हुआ, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछेगा आगे ना। उसमें क्या होगा, आपका एक बेस बनेगा। अगर हायर क्लासेस में आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, अभी से तैयारी कीजिए। तो ये बात कितना है आंसर? नहीं बना? तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक बॉक्स। क्या बनाएंगे? और हमसे अच्छा बॉक्स आप लोग नहीं बना सकते, ये बात आप लोगों को पता है अब तक। हाँ, हमसे अच्छा बना लिए। तो ये बॉक्स है और एक फ्लोर में रखा गया। किस में रखा गया भाई? एक फ्लोर में यहाँ पे रखा गया है।
इधर लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट में कौन थी? आयुषी थी। और राइट में कौन थी? मुस्कान थी। ठीक, तो आयुषी इधर से एक फोर्स लगा रही है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 25 न्यूटन, और मुस्कान इधर से फोर्स लगा रही है और फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 35 न्यूटन। बॉक्स चलेगा किधर? बॉक्स किधर को मूव करेगा? इधर मूव करेगा ना, तो आयुषी की तरफ बॉक्स मूव करेगा, लेकिन क्वेश्चन में है कि बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है ना भाई। स्टेशनरी का मतलब क्या? कि बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। स्टेशनरी का मतलब यही कि बॉक्स किसमें है? रेस्ट में है। बॉक्स किसमें है? स्टेशनरी वर्ड का यही मतलब होता है कि बॉक्स किसमें है? रेस्ट में। बॉक्स को मूव करना चाहिए लेकिन बॉक्स मूव नहीं करेगा। यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, रफ सरफेस है, बॉक्स इधर की ओर मूव करना चाह रहा है ना, बॉक्स इधर की ओर अगर मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा किधर? फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। मतलब बॉक्स है रेस्ट में, मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में। तो लेफ्ट साइड से कितना हो गया? 25, और लेफ्ट साइड में और कितना लग रहा है? ये दोनों मिलकर कितना आना चाहिए? तभी तो जीरो होगा। तो देयरफॉर फ्रिक्शन कितना आ गया? कुछ था क्वेश्चन में? और इसको हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करके ही बना सकते हैं। किसी एक को प्लस ले ले, किसी एक को माइनस ले ले, तो प्लस की तरफ इधर अगर प्लस लेंगे तो प्लस की तरफ दो फोर्स आ रहा है, 25 प्लस एफ, माइनस की तरफ 35, सबको ऐड करेंगे तो जीरो आना चाहिए, सबको ऐड करेंगे तो जीरो, तो मतलब 25 प्लस एफ माइनस 35 बराबर जीरो, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, बात एक ही है। लिखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg है, a particle of mass 0.5 kg is kept at rest, a particle of mass 0.5 kg is kept at rest, full stop. A force of 2 Newton acts on it. A force of 2 Newton acts on it for 5 seconds. A force of 2 Newton acts on it for 5 seconds. Find the distance moved by the particle. Find the distance moved by the particle. Find the distance moved by the particle. दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन ए, these 5 seconds, दूसरा क्वेश्चन बी, the next 5 seconds. सबसे पहले बन जाएगा क्या, हम समझा दे? 5.05 एक ही बात है, वैसे लिखा गया किताब में, उसमें कुछ चीजें हैं लेकिन अभी आप लोग नहीं समझिएगा लिखने का मतलब क्या होता है। कुछ मतलब है लेकिन आप लोग हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड ही मानिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, लेट सपोज कि एक बॉक्स है, एक बॉल है, अभी इस बॉल को कितना फोर्स लग रहा है? इस बॉल में 2 न्यूटन का फोर्स, ये भी रेस्ट में है, अभी किसमें? रेस्ट में। अब यहां से ये अभी आशिका को बना दे रहे, कोई दिक्कत, और ये आशिका बॉल को किक करेगी, तो किक करने से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉल मूव करेगा ना, और ये 2 न्यूटन का फोर्स कब तक लग रहा है? कब तक लग रहा है? ये 5 सेकंड तक लग रहा है। कितना सेकंड तक? मतलब ये ऐसे लेके चल रही है 5 सेकंड तक फोर्स लगा के, ठीक है। तो पहला 5 सेकंड तक
2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन में कि इसी 5 सेकंड तक ये बॉल यहां से कितना डिस्टेंस चले जाएगा, ये वाला पता करना है। फिर इसके आगे कितना जाएगा नेक्स्ट 5 सेकंड में, वो वाला पता करना। सिंपल। पहले तो ये वाला यहां से यहां तक जब तक फोर्स लग रहा है, और इसके बाद जब फोर्स नहीं लगेगा तब बॉल चलेगा, तो तब कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस तक जाएगा वो। हाँ हाँ, तो फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी आएगा ना, फोर्स लगाए तो वेलोसिटी तो आएगा। जैसे बॉल रखा हुआ है, इसमें हम लेके जा रहे हैं, तो वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी दिया नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं दिया है तो क्या दिया है, कुछ तो होगा। सब भूल गए क्या जी? चलो हम बता रहे क्या करना है। इनिशियल कंडीशन कितना है भाई हमारे पास, बात नहीं करो। फोर्स लग रहा है कितना, 2 न्यूटन। मास कितना दिया हुआ है, 0.5 kg, यही दिया हुआ है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, रेस्ट है मतलब 0। टाइम कितना, कितना टाइम तक के लिए, पहला क्वेश्चन, कितना टाइम तक के लिए, t बराबर 5 सेकंड, जब तक इसमें फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगा। तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय, क्या ये बात समझ आ रही है? तो फोर्स कितना है 2, और ये 0 पॉइंट, तो 2 बाय 1/2, तो ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये एक्सेलरेशन कब तक लग रहा है, 5 सेकंड तक लग रहा है, तो 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पहला वाला टर्म 0, क्योंकि u 0 है। हाँ, a का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 और 50। तो फर्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस बॉल चलेगा, 50। क्या ये बात सबको समझ आई? तो नेक्स्ट 5 सेकंड वाला निकाल लोगे, पहले उतार लो फिर नेक्स्ट 5 सेकंड वाला निकालो। डाउट तो होगा ही नहीं फिजिक्स में, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पढ़ोगे ही नहीं। ऐसे तो पूरा का पूरा फिजिक्स ही डाउट में है ना। उसके लिए रेगुलर कंटिन्यूटी क्लास करना पड़ता है, जितना बोला जाए उतना करना पड़ता है, तभी जाके क्वेश्चन बनता है। बस हम ये फील कराना चाह रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आप लोगों को रेगुलर रहना पड़ेगा, और ये उतना ही फिजिक्स जरूरी, जितना फिजिक्स पढ़ने के लिए फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा मैथ्स पढ़ना पड़ता है हम लोग। अभी तो उतना मैथ्स आया नहीं इसमें, लेकिन हायर क्लासेस में मैथ्स को भी उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना फिजिक्स को पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ने के लिए, खाली फिजिक्स पढ़ने के लिए सिर्फ। क्या हो गया सर? थैंक यू सो मच। इंडिपेंडेंस कन कन में भारत। नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए निकाले, नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 10 आया, ये मिटा दे, ये मिटा दे ना। नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए कौन बता सकता है भाई? तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u t प्लस हाफ at स्क्वायर। यही करेंगे ना, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताओ, पहले इधर सुनो, तो बनाओ, गलत बनाओगे बना। हो गया 2 सेकंड, कितना आया 200। तो वो तो जो ऐसे बनाएंगे ना वो तो गलत हो गया ना, बात ही नहीं समझ रहे आप लोग, सुन ही नहीं रहे। बनाएंगे तो ऐसे ही, लेकिन कह क्या रहा है कि फर्स्ट 5 सेकंड तक तो फोर्स लगा रही है वो, लेकिन इसके आगे फोर्स नहीं लगा रही। जब इसके आगे फोर्स नहीं लगाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब फोर्स ही नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? जब फोर्स रहेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, और जब एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो भाई इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इससे आगे वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू चलता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। यहां से यहां तो नॉन यूनिफॉर्म चलेगा, यहां से यहां यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म के लिए हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना। ऐसे भी देखो ना, इसको यूज भी करेंगे तो ये तो 0 ही होने वाला है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन वेलोसिटी कौन सा, यहाँ पे जो वेलोसिटी आया है ये वाला वेलोसिटी अब लेना है हमको। ये तो रेस्ट में है ना, यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में है ना, यहाँ से यहाँ v v v v v कांस्टेंट जा रहा है, तो ये वाला वेलोसिटी लेंगे ना। तो सबसे पहले तो ये वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे हम लोग न्यूटन का इक्वेशन से। तो v कितना हो जाएगा, u प्लस u कितना है, a कितना है 2 आया था कि a कितना आया था 4। कितना सेकंड तक के लिए चला है, मतलब 20 मीटर
पर सेकेंड। तो ये जो v का वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड, जो नेक्स्ट 5 सेकंड यहां से चलेगा उस नेक्स्ट 5 सेकंड भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर जगह रहेगी और 5 सेकंड तक चलेगा। तो 1 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में 40 मीटर, 3 सेकंड में 120, 4 सेकंड में कितना 80, सॉरी 4 सेकंड में, और 5 सेकंड में 100। 1 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में 40 मीटर, 3 सेकंड में 60 मीटर, 4 सेकंड में 80 और 5 सेकंड में 100 मीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं ना यहाँ पे। तो नेक्स्ट 5 सेकंड अगर लिखा जाए तो S इज इक्वल टू फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड दिस इज V इंटू T, और V है कितना 20 और T कितना है भाई, हमको लगता है कुछ कुछ समझ आ रहा होगा अभी। जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, जितना कम पढ़िएगा उतना लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। टाइम हो गया, 4 मिनट है अभी। एक होमवर्क लिखा दे रहे हैं घर में ट्राई करने के लिए। इतना जल्दी नहीं आ जाना है पूरा एकदम। हाँ, कौन जल रही है? मेहा जल रही है। मेहा कभी किसी से जल ही नहीं सकती। हाँ? हाँ? ओ भाई ओए, लास्ट क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। A force of 6 Newton, a force of 6 Newton, a force of 6 Newton produces an acceleration of 2 meter per second square. A force of 6 Newton produces an acceleration of 2 meter per second square. Produces an acceleration of 2 meter per second square. When it acts on a body A, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिए। उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है when it acts on a body A, when it acts on a body A and आगे कंटिन्यू करो, लिखो and 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बॉडी A लिख लिए ना। उसके बाद लिखना है and 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर when it acts on another body B, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर when it acts on another body B, on another body B, full stop। यहां तक लिख लिए दोनों सब कुछ। आगे कह रहा है if the bodies A and B are tied together, if the bodies A and B are tied together, if the bodies A and B are tied together and a force of 5 Newton is applied, and a force of 5 Newton is applied, what will be the acceleration? Force of 5 Newton, force of 5 Newton is applied, what will be the acceleration? क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन समझा दे क्या? बना के घर से लेके आना है, क्वेश्चन समझा दे रहे। क्वेश्चन में बस इतना कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है ए, इसमें 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यही बोल रहा है ना, यही ना बोल रहा है। ए में कितना लग रहा है 6 न्यूटन, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन 2 मीटर एंड 3 मीटर व्हेन इट एक्ट्स ऑन बी। तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, और जब ये बी में लग रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 3 मीटर। कह रहा है कि ए और बी को एक साथ बांध दीजिए, ए और बी को एक साथ, और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। कितना का? तो जब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो कितना होगा ये निकालना है। सिंपल बात। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो आज का क्लास यही तक रहेगा। टाइम हो गया।